अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन। किसानों के लिए लाभकारी है ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम। हमारे प्रदेश के अनेक मुर्गी पालक भाई अंडा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गियों का पालन करते हैं, लेकिन वह इनके आहार प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लागत अधिक लगती है और अंडों का उत्पादन कम होता है। तो आप अपनी लेयर मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपी नेमा। किसान भाई अधिक अंडा उत्पादन करने के लिए व्यावसायिक अंडा देने वाली लेयर मुर्गियों को पालते हैं और इनसे अधिक मात्रा में हमको अंडा प्राप्त करने के लिए उनके पोषण पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लेयर की जो अवस्थाएं हैं आहार के लिए वो इस प्रकार हैं। पहला स्टार्टर या चूजा जो 1 दिन से लेके 8 सप्ताह तक की आयु की मुर्गियों की होती हैं। 8 सप्ताह के बाद 20 सप्ताह तक उनको ग्रोवर फेज में बांटा गया है और 20 सप्ताह से लेके अंडा उत्पादन समाप्त करने तक, जो कि सामान्यतः 65 सप्ताह से लेके 82 या 90 सप्ताह तक का लेइंग साइकिल होता है, तब तक हम मुर्गियों को लेयर दाना देते हैं। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। स्टार्टर चूजों के लिए जो दाने में प्रोटीन की मात्रा है वो 20 से 22% तक होना चाहिए और ग्रोवर में जो है 16% और लेयर में 16 से 18% होना चाहिए। ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूजों में 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा देना चाहिए और ग्रोवर में इसकी मात्रा 2400 से 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम
और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। इनका चूजों का आहार बनाने के लिए हम पीली मक्का का उपयोग करते हैं। पीली मक्का की मात्रा इसमें 45 से 53% तक रख सकते हैं। इसके अलावा जो राइस पॉलिश है वो 8% से 10% तक इसका उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन मील जो है उसकी मात्रा 23 से 28% तक हम रख सकते हैं। मछली है, ज्वाला मछली है, यदि हम उपयोग करते हैं तो चूजों में 8 से 10% तक दे सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर है वो 2 से 2.5% तक इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हैं, विटामिन ए, D3, E, K, विटामिन B1, B2, B6, 12 एंड कोलिन क्लोराइड वगैरह। ग्रोवर दाने में मक्के की मात्रा कम करते हैं, 40% तक रखते हैं। राइस पॉलिश और डिआइल्ड राइस पॉलिश की मात्रा हम 20 से 30% तक कर सकते हैं। और सोयाबीन जो है उसकी मात्रा 18 से 22% तक ग्रोवर मैश में रख सकते हैं। जो मछली है उसको 6% तक देते हैं। इसमें चूजों के जैसे ही मिनरल्स और विटामिन मिक्सचर दिया जाना चाहिए। अब लेयर आहार सूत्र के लिए हम मक्का की मात्रा जो है 45 से 53% तक देते हैं। राइस पॉलिश जो है 8 से 10% तक रख सकते हैं। सोयाबीन मील जो है उसको हम 23 से 25% तक देते हैं। यदि ज्वाला फिश का उपयोग करते हैं तो वो 6 से 7% दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल मिक्सचर 2.5% पर सीपी का चूर्ण इसमें अलग से मिलाया जाता है जो 3.5 से 5.5% तक मिलाया जा सकता है। नमक की मात्रा जो है वो 0.3 से 0.5% तक मिलाया जा सकता है। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन मिक्सचर्स मिलाना चाहिए। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। और आहार परोसने के लिए लेयर के लिए दिन में 2 बार चूजों को भोजन देना चाहिए। कम से कम 2 बार भोजन देना चाहिए। चूजों में 1 सप्ताह की उम्र में करीब 13 से 15 ग्राम दाना प्रतिदिन के औसत के अनुसार आवश्यकता होती है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। 8 सप्ताह की उम्र में इनकी आवश्यकता 40 से 50 ग्राम तक होती है। 20 सप्ताह की उम्र पर जो ग्रोवर मुर्गियां हैं उनको 80 से 90 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। लेयर मुर्गियों में ये आवश्यकता बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और इनकी आवश्यकता 80 ग्राम से बढ़ते बढ़ते 120 से 130 ग्राम तक बढ़ती है और पूरे लेइंग पीरियड में इनकी औसत आहार खपत जो है वो करीब 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी प्रति आवश्यकता होती है। इनका प्रति दर्जन अंडा उत्पादन के लिए करीब 1.7 से 1.8 किलो आहार की आवश्यकता होती है, जबकि प्रति किलो एग मास के लिए इनको 2.5 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने स्टार प्रचारक। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची में 40 नेताओं के नाम। कवर्धा के पडरिया में भंडारा में खाना खाने से बिगड़ी 30 लोगों की तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ितों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 24 पुरुष शामिल। बिलासपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 70 कार्टन नशीली सिरप बरामद। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज समय में अगर कृषि से लाभ लेना है तो खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किसानों को करना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अब ऑटोमेटिक सिंचाई पद्धति विकसित की है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब किसानों को सिंचाई करने के लिए खेत में नहीं रुकना पड़ेगा। इस पद्धति से पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई ऑटोमेटिक होने लगेगी और जरूरत पूरी होने पर स्वयं बंद हो जाएगी। तो किसान इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। जल जो है हमारे सारे फसलों में उपयोगी है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूं है, चाहे सब्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंचाई की पद्धति को और बेहतर बनाना है। उसके लिए जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसे हमें एडवांस करने की ज़रूरत है। उसमें जो है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्वचालित जो इरिगेशन सिस्टम है उसे हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों एवं बहनों को जो है बहुत लाभ होगा। सिंचाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। जो अच्छी पद्धतियां हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसी में एक आधुनिकता, एक और इम्प्रूवमेंट ये आया है कि हम स्वचालित इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई हैं जो अपना स्वचालित खेतों में स्वचालित नल, स्वचालित सिंचाई की प्रणाली को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बेहद नई सिंचाई प्रणाली है जिसमें सेंसर की मदद से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार का पता कर स्वतः ही पौधों की जड़ों के पास पानी को ड्रिप सिंचाई की मदद से दे दिया जाता है। स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयोग होने वाले सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतः पारंपरिक ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ एक सिंचाई कंट्रोलर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, टाइमर या नियंत्रक, सिंचाई के वाल्व, भूमिगत पाइपिंग, छिड़काव करने वाला सिर व मृदा नमी सेंसर को भी उपयोग में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है और इसमें जो है ये लोकली बनाया भी जा सकता है, इसका उत्पादन बनाया भी जा सकता है। इसे जो नॉर्मल इसके लिए जो विषय का नॉलेज लगता है वो है बेसिक फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है हमारा C++ प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, सेंसर्स का यूज़ होता है और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। मान के चलिए एक सिंचाई अगर छोटा सा, अगर हम छोटे 10 बाई 10 का अगर या 10 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। एरिया बढ़ने पर खर्च बढ़ सकता है। इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने में, तो माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आर्डिनो हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, 8051 हो सकता है, या फिर रिले जो कि एक स्वचालित स्विच हम उसे कह सकते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है निर्देश पाता है। और बाकी सेंसर है, अगर सॉइल मॉइस्चर के आधार पे हमें इरिगेशन करना है तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ करेंगे, और अगर समय के आधार पे, यानी कि अगर हर 5 दिन पे अगर सिंचाई देनी है तो अगर समय के आधार पे जो है स्वचालित करना है तो फिर हमें RTC मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा।
इसकी लागत लगभग आप अगर एक पॉली हाउस, एक नॉर्मल साइज़ पॉली हाउस के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसे आप इंस्टॉल अगर करते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगी। स्वचालित सिंचाई प्रबंधन प्रणाली एक अत्याधुनिक सिंचाई प्रणाली है। स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनी कम लागत और उच्च जल दक्षता के कारण लोकप्रिय होती जा रही है। पानी, उर्वरक और श्रम पर पैसे की बचत करते हुए स्वचालित सिंचाई से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की सतहों और पौधों के शीर्षों को कम भिगोने के परिणाम स्वरूप खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम खर्च है उसका, और मेंटेनेंस भी उसका कम है, और इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं आती है। और जो इससे क्या होगा कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उन्हें हर 2 दिन पे अगर सब्जी में पानी देना हो तो उन्हें बार बार उसे पंप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो स्वचालित सिस्टम में क्या होगा कि हमारा नल स्वयं चलेगा और स्वयं ही बंद होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो समय अपना इरिगेशन करने में व्यर्थ करेंगे, उस समय को का उपयोग करके वो कोई और काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नमी जो है एक लेवल तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने आप स्वयं ही वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, किसानों का समय भी बचेगा कि उन्हें बार बार इरिगेशन सिस्टम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन अगर दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं स्वचालित सिंचाई सिस्टम को, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तकनीक को लगाने के लिए जो है आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने स्टार प्रचारक। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची में 40 नेताओं के नाम। कवर्धा के पंडरिया में भंडारा में खाना खाने से बिगड़ी 30 लोगों की तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ितों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 14। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति। मधुमक्खी पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। यह एक व्यवसाय है जिसे सही प्रबंधनों को अपनाते हुए करें तो सालाना लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। तो जिन किसानों ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर रहे हैं, वे किसान इस समय मधुमक्खियों की उचित देखरेख करके अधिक शहद का उत्पादन कैसे लें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। सबसे पहले अपन बात करेंगे मधुमक्खियों का वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव और उनको कैसे अपन ज़्यादा पाल के अपनी उनकी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मधुमक्खियों को पालने में पहले मैं इनकी चुनौतियों के बारे में बात करूंगा और फिर इनसे क्या अपन लाभ ले सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मधुमक्खी पालन में प्रमुख चुनौती आती है कि मधुमक्खियों में मोर्टेलिटी, यानी ये धीरे धीरे इन छत्ते से मरती रहती है और गायब हो जाती है। तो ये मधुमक्खियों को मरने से बचाने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। इनका मैनेजमेंट, जहाँ भी अपन मधुमक्खी पालन शुरुआत करते हैं वो प्लेस घर के आसपास होना चाहिए, वहाँ फूल पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और फूल और परागकण वाले पौधे की बात करें तो आसपास में नीम के पौधे होने चाहिए, इमली होनी चाहिए। अगर इमली भी नहीं है तो बेलपत्र
नीम तो तकरीबन यहाँ पश्चिम राजस्थान में हर जगह है और आराम से इसको पाला जा सकता है। उसके साथ साथ ही इसमें फूल वाले पौधे जैसे कि फसल के हिसाब से, जैसे अब्राइडा के फूल आने के बाद भी मधुमक्खियों को बहुत सारा पराग मिलता है और इनकी जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ती है। किसान भाइयों, अभी खेतों में सरसों धनिया का फूल खिल रहा है। ऐसे में पराग की कमी नहीं है, तो आप मधुमक्खियों को इन फसलों के आसपास रखें, जिनसे मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ पाए। उसमें एक ये ध्यान देना है कि जहाँ भी आसपास के लोगों को ये समझाएं कि स्प्रे नहीं करें, क्योंकि जो कीटनाशक दवाएं हैं मधुमक्खियों की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो इस मधुमक्खी पालन वाले स्थान के आसपास में किसान भाई आपस में सामंजस्य से ये बात कर ले कि अपने को स्प्रे करना है तो कौन सा टाइमिंग करना है और कौन सा स्प्रे करना है, तो मधुमक्खी को अपन एक उचित तरीके से बचाया जा सकता है और अपनी उनकी जनसंख्या अच्छी तरह से बढ़ाई जा सके। इसी के साथ साथ गर्मियों में इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में मधुमक्खियों के पास परागकण और जूस पौधों का जो नेक्टर जो रस लेते हैं उनके लेने के लिए ज़्यादा रहता नहीं है। उसको डर्थ पीरियड बोलते हैं, सूखा काल। तो इस सूखा काल में उनको बचाने के लिए आपको कृत्रिम रस बनाना पड़ता है, जिसमें 50% पानी 50% चीनी ये घोल के और अलग इनको दिया जाता है, जिससे वो अपनी दैनिक दिनचर्या और दैनिक लाइफ चला सके और उनमें मोर्टिलिटी नहीं आए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से धीरे धीरे मरती जाती है और अपना छत्ता खाली हो जाता है, जिससे मधुमक्खी पालक को काफ़ी नुकसान होता है। अभी जैसे कि राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में मधुमक्खियों की उचित देखभाल करना जरूरी है, ताकि इन मधुमक्खियों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके और इनसे अधिक शहद का उत्पादन लिया जा सके। मधुमक्खी पालन में जो दूसरा इसकी एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरा इसका जो उपयोगिता वो ये है कि जो रूरल यूथ है, ग्रामीण जो यूथ है, उनको रोज़गार मिल जाता है साल भर। और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारा इस पे सब्सिडी भी देती है, बहुत सारे छत्ते भी लगवाती है और दूसरे इंस्टीट्यूट इनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं भी चलती है। किसान भाइयों, मधुमक्खियों पर कई शत्रु कीटों का आक्रमण होता रहा है, जिनमें से मोमी पतंगा कीट भारी नुकसान करता है। इस कीट से बचाव के लिए लकड़ी के बॉक्सों में छिद्र और दरारों को बंद करके मुख्य द्वार को कम कर देना चाहिए। जिन छतों में मधुमक्खियां नहीं हैं, उन्हें अलग कर देवें। कॉलोनी के टॉप बार बार समय समय पर सल्फर के पाउडर का छिड़काव करते रहे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित विभाग से रेगुलर संपर्क में करते रहे, जिससे वो मधुमक्खी पालन व्यवसाय को एक प्रमुख व्यवसाय में बदले और आने वाले टाइम में उनको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हो और उनकी आय में सुधार हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरिया, जिला दमोह के कृषक चंदन सिंह ने। ये टमाटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंदन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं टमाटर फसल की। इस समय पे टमाटर की फसल जो है वो आपके लगाने के समय अनुसार होगी। आज अपन बात करते हैं टमाटर में कीड़ों की, फसल सुरक्षा की, जिसमें कीड़ों में सबसे प्रमुख है रस चूसक कीड़े, या जो पत्तियों में अपना वो करते हैं, अटैक करते हैं, जैसे कि माहू है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड है और इसी तरह के कई कीड़े हैं जो कि पत्तियों का रस चूसते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गए। इसी तरह फसल में सफ़ेद मक्खी पत्तियों का रस तो चूसती है, साथ में वायरस का संचार भी सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही होता है। जैसे टमाटर में कहीं कहीं देखा गया होगा कि पौधे गुच्छे का रूप ले लेते हैं, उनमें वृद्धि कम होती है, एक गुच्छा बन जाता है उनका, तो ये वायरस बीमारी है। तो सबसे पहले हमें सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना चाहिए। यदि कहीं पे ऐसे पौधे दिख रहे हों कि जो गुच्छा का आकार ले लिए हैं, उनमें फूल नहीं आ रहा और हल्का पीलापन पड़ रहा है,
तो सबसे पहले उनको उखाड़ कर फसल से अलग करें और उसको नष्ट कर दें, या कि ज़मीन में गड़ा दें या कि फिर जला दें। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिखते हैं कीड़े तो उसमें नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर नीम तेल का और उसको छिड़काव कर दें। और इसके बाद फिर हम सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जैसे अपना इमिडाक्लोप्रिड है, उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर की फसल में एक कीड़ा और प्रमुख है जो है इल्ली। इल्ली फलों में, हरे फलों में ज़्यादा लगती है और उसमें क्या करती, छेद बना के अपने आप को अंदर कर लेती है, जिससे टमाटर के फलों में छेद हो जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू घट जाती है। इसके कंट्रोल के लिए एक तो सबसे पहले कि जैविक कंट्रोल करें। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। यदि अधिक मात्रा में लग गई है इल्ली तो फिर उसके लिए अपन केमिकल का उपयोग करते हैं, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा यदि बात करें रोगों की, तो टमाटर की फसल में मुख्य रोग हैं जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। इसमें यदि आपकी पहले फसल लग गई है काफ़ी पहले तो उसमें लेट ब्लाइट की समस्या देखने को मिल रही है, और यदि अभी फसल आपकी अभी लगी है तो उसमें कहीं कहीं पे अर्ली ब्लाइट की समस्या होती है। इसकी पहचान ये है, काले काले धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे धीरे धीरे फैलते हुए पूरी फसल में, पूरे पौधे में धब्बों का आकार बड़ा हो जाता है और वो पत्तियाँ एकदम जली हुई सी, झुलसी हुई सी दिखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है और पत्तियाँ पूरी झड़ जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए अपन बाविस्टीन या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और इसका छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।